हेलो एवरीवन। चलो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं कल से आगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एन एक्स एन प्लस सी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू अप टू सी वन एक्स प्लस सी नोट डिनोट्स ए पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम देन एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ऑफ बी मोडुलो एम। ये प्रूव करिए। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल लिख लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वेयर सी नोट सी वन सी टू अप टू सी एन आर इंटीजर्स। उसके बाद हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। उससे पहले इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। अगर एफ एक्स ये है, एक्स को ए रखते हो तो एफ ऑफ ए इक्वेशन ये बन जाएगी। पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह ए रख दीजिए एंड अगले में एक्स की जगह बी लिख लीजिए। ये एफ ऑफ बी बन गया। अब हमारा गिवन है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम है। कल ही इससे पहली थ्योरम पढ़ी थी, जब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम होता है तो ए की कोई भी पावर के कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के मोडुलो एम होगा फॉर के इक्वल्स टू 0 1 2 एन। अब कह रहा है कि फॉर ईच के हम ये कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करती है। एक रिजल्ट भी पढ़ा था कि दोनों तरफ कॉन्ग्रुएंसी के सेम इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी कॉन्ग्रुएंस होल्ड होगा। दोनों तरफ सी के से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी के ए के कॉन्ग्रुएंट हुआ सी के बी के मोडुलो एम के। अब फॉर के इक्वल्स टू 0 के की वैल्यू 0 रखने पे ये कॉन्ग्रुएंस क्या बनती है, सी नोट ए की पावर 0 बनेगा वो 1 कॉन्ग्रुएंट सी नोट बी की पावर 0 बनेगा वो 1 मोडुलो एम। के को 1 रखते हो सी वन ए कॉन्ग्रुएंट टू सी वन बी मोडुलो एम। के को n-1 रखते हो सी एन माइनस वन ए एन माइनस वन कॉन्ग्रुएंट सी एन माइनस वन बी एन माइनस वन मोडुलो एम। के को अगर n रखते हो सी एन ए एन कॉन्ग्रुएंट होगा सी एन बी एन मोडुलो एम के। यहाँ से और यहाँ तक ये जो इक्वेशन आई है इन सभी को ऐड कर दीजिए तो लेफ्ट साइड में जुड़ेगी सी नोट प्लस सी वन ए सी एन ए एन कॉन्ग्रुएंट टू राइट में जुड़ेंगी सारी सी नोट सी वन बी सी एन बी एन मोडुलो एम। इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर है और दूसरे की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर है तो एफ ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट हुआ एफ ऑफ बी मोडुलो एम। ठीक है, इस थ्योरम में यही था। अब इससे आगे एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल काम के हैं, समझना मुश्किल नहीं है। पहला एग्जाम्पल है फाइंड ए सच दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोडुलो 5। अब हमें ये निकालना है कि ए की क्या क्या वैल्यू होंगी मोडुलो 5 लगाने पे जब ये 7 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, देखिए एज ए कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोडुलो 5 है। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लगाते हो तो 5 डिवाइड करेगा ए माइनस 7 को। यहाँ पे अगर डिविजिबिलिटी की बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए माइनस 7 इक्वल्स टू 5 के वेयर के इज एनी इंटीजर। यहीं से देयर फोर ए इक्वल्स टू 7 प्लस 5 के बन गया। के की वैल्यू 0 रखते हो तो ये 7 आएगा। के की वैल्यू 1 रखोगे 7 प्लस 5 12 आएगा। के की वैल्यू 2 रखते ही 10 प्लस 7 17 आएगा। और इंटीजर वैल्यू है तो माइनस नेगेटिव वैल्यू भी रखी जाएंगी। के को -1 रखते ही ये 2 बनता है, -2 रखते ही -3 बनता है। तो ए की बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई जो इस रिलेशन को होल्ड करती हैं। तो ये ए की सारी जो भी इंटीजर्स वैल्यू हैं कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोडुलो 5 है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर निकालना है अंडर मोडुलो 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि 282 किस नंबर के कॉन्ग्रुएंट होगा मोडुलो 11 में, और सबसे छोटा इंटीजर। अगर मैं 282 को 11 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है 11 से डिवाइड किया, यहाँ पे ये क्वेश्चन 25 आएगा और जो भी ठीक है तो क्या लिख दिया 11 इंटू 25 प्लस 7। देखो जो यहाँ पे डिवाइड हो गया वो टर्म तो ख़त्म, जो रिमाइंडर बचता है वो बन गया। अब हम कहेंगे कि इसको 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचा है हमेशा उसी नंबर की कॉन्ग्रुएंट होगा। वेरीफाई करने के लिए एक तरीका ये होता है कि 282 जो नंबर है मोडुलो 11 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचेगा वही बचेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इफ़ ए इज ओड शो दैट ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 8। अगर नंबर ओड होगा
तो वो नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि a इज ओड, सो इट कैन बी रिटन एज a इज इक्वल्स टू 2k + 1 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। हर ओड नंबर इस फॉर्मेट का होगा। अब a स्क्वायर निकालते हैं तो 2k + 1 का होल स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 4k + 1, दोनों में 4k कॉमन है, 4k इंटू k + 1 + 1। अब मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक थ्योरम बताई थी कि ना वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू n कंजक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। और यहाँ पे k और k + 1 दो कंजक्टिव इंटीजर्स हैं। ना वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होने का मतलब है k इंटू k + 1 जो कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, ये 2 का कोई ना कोई मल्टीपल रहेगा। वही हमने लिख दिया है 4 इंटू 2m + 1, 8m + 1 बन गया। 1 को उधर ले गए, a स्क्वायर - 1 बराबर 8m। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हो तो 8 के साथ जो है वो इंटीजर है तो 8 इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन लग दो कि m अगर a - b को डिवाइड करता है तो a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m होगा, तो a स्क्वायर कॉन्ग्रेंट टू 1 मोडुलो 8 बनेगा। ये थर्ड क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल। देखिए, शो दैट 3 की पावर 4n + 2 + 5 की पावर 2n + 1 कॉन्ग्रेंट होगा 0 अंडर मोडुलो 14। कि ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट साइड वाली मोडुलो 14 के अंदर ये हमेशा 0 आएगी हर n की वैल्यू के लिए। देखो n की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं दे रखी है, जनरलाइज है, तो हम इसको सीधा नहीं कर सकते। हम मान लेते हैं कि जो लेफ्ट साइड में ये दे रखा है इसको fn दे देते हैं कि fn = 3 की पावर 4n + 2 + 5 की पावर 2n + 1। वी शैल यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द रिजल्ट। PMI से हम इसको प्रूव करेंगे। तो PMI में क्या है, फर्स्टली वी शैल शो दैट fn इज डिविजिबल बाय 14 फॉर ऑल n। यही होता है PMI। n = 1 के लिए हम लेके चलते हैं f(1) क्या बनेगा, n को 1 रखते ही ये 3 की पावर 6 बनता है और 5 की पावर 3 ऐड किया 844। ये नंबर फिर 14 से डिविजिबल है। इसका मतलब n = 1 के लिए जो f(n) हमने माना था वो डिविजिबल है 14 से। इसका मतलब रिजल्ट ट्रू है n = 1 के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, रिजल्ट को हम n के लिए ट्रू मान लेते हैं। लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर सम n। ट्रू फॉर सम n मानने का मतलब है क्या है, f(n) है वो। देखो एक बात देखना, ये क्वांटिटी जो लेफ्ट साइड में है अंडर मोडुलो 14 जब इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ये बचेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ 1 होता इसका मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 होता 2 रिमाइंडर बचेगा, 0 है इसका मतलब ये 0 रिमाइंडर बचेगा। इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। तो हम मान लेंगे कि रिजल्ट भी ट्रू फॉर सम n। इसका मतलब f(n) 14 से डिविजिबल है, 14 का मल्टीपल होगा, तो f(n) जो हमने वैल्यू मान रखी है वो 14k के बराबर होगी। 3 की पावर 4n + 2 इक्वल्स, इस क्वांटिटी को उधर ले गए, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब हमारा काम है 1 के लिए हमने दिखा दिया, n के लिए मान लिया और n + 1 के लिए प्रूव करेंगे। अब जो fn माना है n को हर जगह n + 1 लिख दीजिए। f(n + 1 = 4n था, n की जगह n + 1 + 2 + 5, 2n + 1 है, n की जगह n + 1 + 1। ये 4n + 6 पावर बन गई, ये 2n + 3 पावर बन गई। 4n + 6 पावर को 4 अलग कर ली पावर और 4n + 2 अलग कर ली, ठीक है। अब 3 की पावर 4 को अलग रहने दिया, 3 की पावर 4n + 2 की वैल्यू पहली इक्वेशन से पुट कर दी, 14k - 5 की पावर 2n + 1 प्लस 5 की पावर 2n + 3। ये नंबर 3 की पावर 4 दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 4 इंटू 14k माइनस 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2n + 1 प्लस इसको फिर से तोड़ लिया कि 5 की पावर 2 अलग कर दी, 5 की पावर 2n + 1 अलग कर दी। 3 की पावर 4 81 बनेगा, 81 इंटू 14k माइनस दोनों में से 5 की पावर 2n + 1 कॉमन ले लिया। ये क्वांटिटी तो 3 की पावर 4 81 बनेगा और माइनस 5 की पावर 2 25। ये सेम है, यहाँ 81 - 25 56 बन गया, ठीक है। दोनों से 14 कॉमन ले लो, f(n + 1) 14 बाहर आ गया, 8k - 10। अब देखो f(n + 1) ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, 14 इंटू इंटीजर। इसका मतलब ये नंबर 14 से डिविजिबल बन गया। Therefore f(n + 1) is divisible by 14 whenever fn is divisible by 14। शो हो गया। Hence by principle of mathematical induction fn is divisible by 14 for all n। ठीक है, दिस इम्प्लाइज
इससे डिविजिबल है, मतलब 14 डिवाइड करेगा FN माइनस 0 को, क्योंकि रिमाइंडर बच ही नहीं रहा। जब 14 डिवाइड करेगा FN माइनस 0 को, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस लगा दीजिए, A कॉन्ग्रेंट टू B मोडुलो M, तो FN कॉन्ग्रेंट टू 0 मोडुलो 14। FN की जो वैल्यू है वो कॉन्ग्रेंट हुई 0 मोडुलो 14 की। इसका मतलब है जब लेफ्ट साइड जो भी टर्म बनेगी 14 से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर हमेशा 0 देगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसा चलते चलते ये 100 फैक्टोरियल तक है बाय 12। ये जो पूरी टर्म है इसको जो 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्वेश्चन ये है। देखो इतना छोड़ दीजिए पहले, ठीक है, 3 फैक्टोरियल तक। 4 फैक्टोरियल की मैं बात करती हूँ, 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 24। इसको 12 के फॉर्म में बदलना है तो 2 इंटू 12 लिख सकते हो। 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 12 बन गया, मतलब 12 के साथ कोई भी इंटीजर वैल्यू है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हो तो ऐसा लिख सकते हो कि 12 इसको डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब -0 भी हम लिख सकते हैं। तो m डिवाइड a माइनस बी क्या लिख सकते हो, a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m। तो 4 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट होगा 0 मोडुलो 12 के। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 थी, हम लिख सीधा भी सकते थे। 24 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो 4 फैक्टोरियल 0 के कॉन्ग्रेंट हुआ, एक ये है, ये वैल्यू 0 बन गई। उसके बाद है 5 फैक्टोरियल, 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। और जब 4 फैक्टोरियल ही 0 के कॉन्ग्रेंट है तो 5 फैक्टोरियल भी 0 के कॉन्ग्रेंट होगा। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल से आगे की टर्म्स में फैक्टोरियल खुलेगा तो 4 फैक्टोरियल पक्का आएगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये सारी 4 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक की सारी वैल्यू 0 के कॉन्ग्रेंट होगी। ठीक है, अगर ये सारा 0 बन गया तो बचा कितना, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, 9 बन गया ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 से 3 फैक्टोरियल तक तो ये है, और 4 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक ये है, कॉन्ग्रेंट टू 0 और 9 को जोड़ोगे 9 ही रहेगा मोडुलो 10। इसका मतलब इस क्वांटिटी को जब 12 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 9 होगा हमेशा। अच्छे क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है, थैंक यू।